As far as being a doctor, I am the first doctor of my family. कुछ अपना रूटीन बताओ so that कि जो ऑडियंस है वो भी उस चीज़ को फॉलो करे और यंग लगे। Being a doctor is not easy. It's a very compelling profession. आपको बहुत टाइम देना पड़ता है एंड आपका टाइम आपका नहीं होता. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये समझना ज़रूरी है, ऑलवेज ऑन borrowed टाइम. AI जो है वो सारी जगह मतलब आ जाएगा और हर चीज़ पे ओवरटेक कर लेगा। बल्कि हमें AI हेल्प कर रहा है. इट इज़ अ बिग टूल फॉर अस. तो पेशेंट्स हमारे पास है कि डॉक्टर साहब मैंने गूगल में अपना पढ़ लिए हैं, डायग्नोसिस कर लिया है, मुझे बताओ ये है, जो कि बहुत ही इट इज़ अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट केस कौन सा रहा है? बहुत से केसेस रहे. मैं उनको वर्स नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा देवर स्केरी केसेस. जैसे कि अगर मेरे पास एक याद है, एक पेशेंट यंग लड़का था. सो देयर इज़ अ सेइंग कि प्रोटीन को लेने का बेस्ट टाइम होता है नाइट में. हमें प्रोटीन इंटेक करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन वर्क्स ऑन रीजनरेशन. सो इज इट ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है जी. अच्छा, कैन यू शेयर एनी इंसिडेंट्स अबाउट जिम प्रॉब्लम्स या फिर जिम के कोई इंसिडेंट्स? Welcome to the podcast, sir, and we are very glad to have you with us. थैंक यू नंदनी, थैंक यू प्रमोद फॉर हैविंग मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आने का. How are you, sir? आई एम फीलिंग फाइन, थैंक यू सो मच. We have a lot of questions from you today. हाँ जी. So let's start from your choice of being बिल्कुल जी. orthopedician. देखिए, एज फार एज बीइंग अ डॉक्टर, आई एम द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ माय फैमिली. तो मैं बेसिकली एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मेरे ब्रदर फादर सब आर्मी में रहे. सो आई एम दी ब्लैक शीप इन दी वाइट कोट, आप कह सकते हैं. Nice. सो मैंने ये प्रोफेशन चुना बिकॉज हमारे टाइम में होता था कि जो अच्छी पढ़ाई में कर लेता है वो उसको या तो डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर. हम कुछ ज़्यादा उस टाइम सोचते नहीं थे. बट येस, आई वॉज बीइंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, मेरे अंदर एक डिसिप्लिन, हार्डवर्क ऑलरेडी मेरे जीन्स में था. तो कंबाइंड विथ रिलेटिवली, मैं कहूँ इफ़ आई वॉज रिलेटिवली गुड इन स्टडीज़, तो मैंने मेडिकल प्रोफेशन चुना. और जब मेडिकल प्रोफेशन चुना तो उस टाइम मेरे को इनिशियली नहीं पता था कि मैं फिजिशियन बनूंगा कि सर्जन. बट जैसे जैसे मेरी ट्रेनिंग बढ़ती रही, मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे आई लाइक टू डू थिंग्स, नॉट जस्ट थिंक. बिकॉज फिजिशियंस आर मोर इन टू थिंकिंग, डायग्नोसिंग, एंड सर्जन्स जो होते हैं वो काम करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं. उनका प्रोफेशन ही ऐसा है बिकॉज दे बिलीव इन प्रिसिजन, परफेक्शन, जो मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ था. सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच वॉज मोर ड्रामेटिक, मोर इफेक्टिव. और जब हम जब मैं देखता था अपनी ट्रेनिंग में कि कैसे ओटी में भी पेशेंट्स को ठीक करते हैं, तो मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की तरफ बहुत ही फैसिनेशन हुई एंड दैट इज़ व्हाई आई बिकेम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. Very nice, sir. एक क्वेश्चन, आपने कहा कि आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करते थे. हाँ जी. तो ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती पापा ने मार कर डॉक्टर बनाया हो, या फिर आप शुरू से? बल्कि बिल्कुल आप हैरान होंगे, उल्टी बात थी. मैं आर्मी में जाना चाहता था बिकॉज मैंने अपनी ज़िंदगी बिना आर्मी से एज ए सिविलियन कभी इमेजिन नहीं की थी. सो आई वाज श्योर कि मैं आर्मी में ही जाना चाहता हूँ. बल्कि पर मेरे पेरेंट्स, ऑफ कोर्स माय फादर सेड कि भी एक सन इज ऑलरेडी इन आर्मी, यू व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग आउट ऑफ आर्मी. ओके. तो मैंने उसमें फिर एफएमसी क्लियर कर लिया था, विच इज़ द आर्मी मेडिकल कॉलेज, कि आपका भी हो जाएगा और डॉक्टर भी, एंड मैं आर्मी में जाऊँगा. सो आई ट्राइड वेरी हार्ड कि मैं डॉक्टर बन के भी आर्मी में जाऊँ. बट जैसे डेस्टिनी होती है, आई एंडेड अप इन अ सिविलियन लाइफ. But no regrets. I'm proud to be a doctor and I have the genes of a Fauji family. आपने AFMC क्लियर किया था, बट उसके लिए मैंने पढ़ा था, पता नहीं सच है या नहीं है, कि जब आप वहाँ से करते हैं तो आपको 5 ईयर एक्स्ट्रा वहाँ पे लगाने पड़ते हैं सो दैट कि आप बाहर जाके कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब अपना क्लिनिक. बिल्कुल, आपको बॉन्ड भरना पता है कि अगर आपने वो किया तो देन यू हैव टू स्टिक टू द आर्मी बिकॉज उन्होंने इतना पैसा खर्च किया आपकी ट्रेनिंग पे. तो नेचुरली दे वुड वांट कि आप कुछ साल उनको दें. सो विच इज़ वेरी वेरी वैलिड कि होना चाहिए. सो दैट इज़ वन रीज़न कि मैंने फिर आर्मी नहीं चुना और मैं इसलिए बाहर आई डिड माई MBBS फ्रॉम CMC लुधियाना, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कॉलेज. एंड ये मेरी सिविलियन जर्नी शुरू हुई वहाँ से. सर, एक MBBS जब नॉर्मल इंसान करता है तो उसको 23 या 24 ईयर हो जाते हैं, मतलब एवरेज एज है. फिर उसके बाद उसको सर्जरी में भी 3-4 साल लगाने पड़ते हैं और आपको 30 साल का अलग से एक्सपीरियंस है. तो आप 50+ होंगे. येस, आई एम 53 years old. ओके. तो सर, आपने अपने आप को ऐसे मेंटेन कैसे किया? आप देखने में लगते नहीं बिल्कुल भी, आप ऐसे लगते हैं जैसे 40 या 35 के बीच में ही हो. थैंक यू सो मच. हाँ, आई एम प्राउड कि आई हैव डेडिकेटेड माई सेल्फ टू माई बॉडी. मैंने अपने लिए भी टाइम निकाला है और यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ सिल्वर. आजकल सिल्वर का रेट बहुत बढ़ गया है गोल्ड से भी ज़्यादा. सो आई हैव सम सिल्वर ऑन मी. बट येस, बिकॉज ऑफ माई एक्सरसाइज, जो मेरा एक रूटीन बड़े सालों से मैंने एक रखा है, तो उसके कारण क्या होता है, एक्सरसाइज कट्स डाउन अ फ्यू ईयर्स ऑफ अ लाइफ एंड कंबाइंड विद अ डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल. आई फील कि अगर हम ये सब अपने आप पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और अपने हेल्दी हैबिट्स रखें तो एज से हम काफ़ी हद तक फाइट कर सकते हैं.
और यही मैं मैसेज अपने व्यूअर्स को भी देना चाहूँगा। ओके सर, तो कुछ अपना रूटीन बताओ सो दैट कि जो ऑडियंस है वो भी उस चीज़ को फॉलो करे और यंग लगे। देखो, बीइंग अ डॉक्टर इज़ नॉट ईजी, इट्स अ वेरी कंपेलिंग प्रोफेशन। आपको बहुत टाइम देना पड़ता है एंड आपका टाइम आपका नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये समझना ज़रूरी है, ऑलवेज ऑन बोरोड टाइम। एंड बिकॉज ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की लाइफ और भी ज़्यादा डिपेंड्स ऑन द ब्रांच, बिकॉज हमारी इमरजेंसीज आती हैं और टाइम पे हमें कॉल आती है, कभी रात को 2 बजे 3 बजे उठ के भी अटेंड करना पड़ता है, ओटी जाना पड़ता है। तो हमारी जो लाइफस्टाइल बहुत इराटिक है, कोई ऐसे शेड्यूल नहीं है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जन, बिकॉज सो उसके लिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ लाइक आई सेड मेडिकल इज़ माई प्रोफेशन, बट जो फिजिकल फिटनेस है वो मेरा पैशन रहा है। तो क्योंकि आपने एक बार आपको अपनी आदत डाल दी, एडिक्शन डाली, सो टाइम निकल ही जाता है। सो व्हाट आई डू इज़ आई गेट अप इन द मॉर्निंग। आपने मेरा रूटीन पूछा, आई एम एन अर्ली राइजर बिकॉज होता है मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू फील फ्रेश, गेट द गुड वाइब्स एंड गेट योर डे स्टार्टिंग। सो मैं मॉर्निंग जल्दी उठता हूँ ओके बाई 6 o'clock 6:30 एंड मैं अपना पहला 1.5 घंटा जो मेरा है वो मेरे लिए, आई एम सेल्फिश अबाउट दैट टाइम, वो मेरा एक्सरसाइज का टाइम है। पहले मैं रात को करता था, पर बिकॉज हमारी लॉन्ग सर्जरीज ये कुछ ना कुछ कोई ना दिन मिस हो जाता था। सो मैं सुबह सुबह पहले 1.5 घंटा अपनी एक्सरसाइज करता हूँ एंड दैट्स बीन देयर फॉर 30 years नाउ। तो जाके अपना टाइम वो मेरा नॉन नेगोशिएबल है, वो सिर्फ मैं अपने लिए है। बाकी 23 hours आई एम फॉर पीपल एंड फॉर एवरीबडी अराउंड मी। सो मैं अपना एक्सरसाइज से शुरू करता हूँ एंड देन बाय 9:30-10 आई एम एट माई वर्क प्लेस। और फिर मैं ओपीडी है मेरा, पहले काफ़ी बिजी ओपीडी पेशेंट्स देखता हूँ। फिर मैं दोपहर को आई गो फॉर द ओटी। मेरी सर्जरीज ऑलमोस्ट एवरी डे देयर इज़ अ सर्जरी और 2। फिर मैं दोपहर को ओटी करता हूँ, फिर शाम को फिर मैं अपनी ओपीडी करता हूँ एंड देन आई एम होम बाय 8 o'clock इन द इवनिंग। सो मैं सुबह निकलता हूँ एंड देन आई बेसिकली आई एम 12 hours आउट ऑफ होम। पर मैं जो पहला 1.5 घंटा है दैट इज़ फॉर माई ओन सेल्फ। ओके सो सर इसमें योगा एंड ऑल भी इंक्लूडेड है या फिर मैंने कोशिश की थी योगा में आने के लिए, पर बात क्या होता है कि हम बिकॉज लाइक आई सेड सर्जन्स आर लिटिल मोर एग्रेसिव एंड दे आर, उनके लिए उनकी एनर्जी बहुत होती है, उनके अंदर एड्रेनालिन ज़्यादा होता है। सो मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स आई फील योगा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस। हर किसी को करना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। पर मेरा जो गो टू, मेरा जो टेम्पल है वो मेरा जिम रहा है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रही है एंड मैं योगा नहीं कर पाता हूँ। बट येस, माई वाइफ कीप्स टेलिंग मी कि आपको योगा करना चाहिए बिकॉज शी इज़ इनटू योगा। बट आई थिंक समवेयर आई विल हैव अ मीटिंग ग्राउंड इन कमिंग टाइम एंड यूज बोथ ऑफ द मोडालिटीज। ओके और आपने इस शेड्यूल के बारे में हमें बताया, आपने हाँ जी, फिटनेस एंड हाँ वेलनेस जी, शेड्यूल हाँ के बारे में बताया। हाँ इस जी। चीज़ का आपको अपने फील्ड में, अपने करियर में क्या फ़ायदा रहता है, अपने हॉस्पिटल में, अपनी या सर्जरीज में क्या दैट्स अ फ़ायदा वेरी रहता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंदी। मैं जब किया था, जब फिजिकल फिटनेस, वो तो मैंने अपनी वेल बीइंग के लिए किया था, बट आई रियलाइज इसका मुझे बहुत फ़ायदा मेरे प्रोफेशन में भी हुआ। एक तो जो सर्जन की लाइफ, जैसे मैंने बताया, बहुत डिफिकल्ट होती है, लॉन्ग आवर्स होते हैं हमारे, 6-6 8-8 घंटे हमें ओटी में खड़ा होना पड़ता है। एंड ऑर्थोपेडिक, इफ़ यू नो व्हाट ऑर्थोपेडिक, फिक्सिंग बोन्स, हमारा बहुत फिजिकल भी है, मेंटल स्ट्रेस तो होता ही है और फिजिकल भी बहुत ज़ोर लगता है, और इसके लिए आपको यू हैव टू बी इन योर टॉप ऑफ योर गेम। और जैसे मैं कहता हूँ, मेरी जो जिम रहा है, मेरी जर्नी रही है फ्रॉम डिस्ट्रेस टू डी स्ट्रेस। तो जिम मेरा एक बहुत बड़ा डी स्ट्रेस मैकेनिज्म रहा है लाइफ में। और जैसे मुझे, क्योंकि मुझे लॉन्ग सर्जरीज करनी है, झुक के काम करना है हमें फिजिकल, तो जो मेरा फिजिकल फिटनेस था मुझे वहाँ बहुत काम आया कि आई कुड मैनेज माई डे, आई कुड डू माई ओपीडीज, ओटीज, एवरीथिंग डिस्पाइट एवरी सतना हेक्टिक वर्क बिकॉज आई वॉज इन फिजिकली गुड शेप। एंड ऑफ कोर्स एक और जो मैं बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, बैक एक, नेक पेन, नी पेन्स, मैक्सिमम लोगों को होती है बिकॉज दे डोंट एक्सरसाइज। तो मेरा ये, तो अनलेस आई लुक द पार्ट, जब तक अगर मैं फिजिकली फिट नहीं होऊंगा, मैं लोगों को कैसे कह सकता हूँ कि आप एक्सरसाइज करो, वेट लूज करो। तो मेरे को ये कहने में और पेशेंट को कन्विंस करने में ज़्यादा ईजी लगा जब लोगों ने देखा। सो आई थिंक ये मुझे बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स मिले मेरे एक्सरसाइज के, जो मैंने इनिशियली नहीं सोचा था। और इसके अलावा आपको क्या क्या सिवियर केसेस आप फेस करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में? आपको ऐसा लगता है कि हमारी ओपीडी की, ऑर्थोपेडिक, किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन की, आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज आई एम अ स्पाइन स्पेशलिस्ट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो मैं काफ़ी बैक पेन पेशेंट्स बहुत देखता हूँ। नेक पेन और बैक एक मेरे पास बहुत आते हैं। एंड जैसे हम कहते हैं भी, बैक पेन इज़ अ प्राइस वी ह्यूमन्स पे फॉर इरेक्ट पॉस्चर, बिकॉज हम बैठते ऐसे हैं, पर वही पॉस्चर हमारा टाइम के साथ ख़राब हो जाता है, लॉन्ग डेस्क जॉब्स। तो बैक पेन, नेक पेन बहुत देखने को मिलते हैं। नी के पेन्स, आर्थराइटिस, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल बहुत कॉमन है, अगेन बिकॉज ऑफ ओवरवेट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो ये बैक पेन और नी पेन हमारी ओपीडी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है। और एमरजेंसीज में ऑफ कोर्स जो फ्रैक्चर्स वगैरह, इंजरीज आती हैं, वो तो हम डे टू डे डील करते हैं। ओके, बट एज अ स्टूडेंट, इफ समवन इज अ स्टूडेंट और समवन इज डूइंग डेस्क जॉब, हाँ जी। देन उसको तो सिटिंग करनी ही पड़ेगी। I देन know, I know. हाउ कैन वी मैनेज दैट? या डेफिनेटली, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट्स में मैंने ऐसा जाके उनके ऑफिस में जाके डेमोन्स्ट्रेशन की है, टॉक्स दिए हैं कि कैसे आप
काम पे अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना पोस्चर ठीक रख सकते हैं, शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं। लॉन्ग सिटिंग तो आजकल एक आई डोंट नो अगर आप लोगों को, आपके व्यूअर्स को भी पता होगा कि WHO ने हैज़ डिस्क्राइब्ड सिटिंग एज वर्स देन स्मोकिंग। ओह माय गॉड। तो हम स्मोकिंग की बात करते हैं, उसमें कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, पर जो सिटिंग है इट इज़ वर्स देन स्मोकिंग। सो लॉन्ग सिटिंग से इतने हेल्थ हैजर्ड्स हैं, आपको हार्ट इशू है, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, बैक पेन है। सो लॉन्ग सिटिंग हमारी एक कर्स है हमारे लिए, बट उसको हम थोड़ा बहुत सरकमवेंट कर सकते हैं जब हम शॉर्ट ब्रेक्स लें, कुछ एक्सरसाइजेस करें, अपना पोस्चर ठीक रखें, सिटिंग पोस्चर। सो ये काफ़ी कुछ एंड यूल बी सरप्राइज कि हम कितने एक्सरसाइजेस अपने डे टू डे, इवन इन योर 9 to 5 जॉब आप फिट कर सकते हैं। वेयर आई हैव गिवन इनफ सेशंस रिगार्डिंग दिस। सो जहाँ, जैसे मैंने बोला, जहाँ चाह वहाँ रहा है, वेयर देयर इज अ बिल्कुल। वेल देयर इज अ वे। अगर आप बिल्कुल। सेंसिटाइज्ड हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल फिटनेस, तो आप अपना हर जगह अपना टाइम निकाल ही सकते हैं। So this is something that can change our youth's life, because this wording actually can change कि जहाँ चाहे वहाँ रहे, and if you are working then you have to manage और ये these बहुत things. हेल्थी एडिक्शन है। मैं कहूँगा बहुत पहले लोगों को, इवन इन द यूथ, दे शुड गेट एडिक्टेड टू दिस फिजिकल। देखो बहुत सारी अनहेल्दी एडिक्शंस भी हम पाल लेते हैं, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, है ना, और बहुत कुछ। पर एक ये हेल्थी एडिक्शन अगर हम अपनी लाइफ में जल्दी शुरू कर लें, जल्दी इसलिए मैं कहता हूँ कि बाद में आपका जॉब आपको ये टाइम आसानी से निकालने नहीं देगा, पर क्योंकि आप एडिक्टेड हो चुके हैं, आप बिल्कुल। पैशनेट हो चुके हैं, तो आप उसके लिए टाइम ज़बरदस्ती निकालेंगे। Yes sir. सो बाद में इसकी आदत डालना मुश्किल होता है इन आर वेरी वेरी बिजी रूटीन। एज अर्ली इन योर लाइफ इफ यू कैन मेक इट अ हैबिट, तो ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। सर जैसे आपने जल्दी की बात की यहाँ पे, देयर आर मेनी पीपल अराउंड अस जो कहते हैं दैट अभी हमारी उम्र नहीं हुई है टू गेट फिट, अभी हम खा पी सकते हैं, एंड बिकमिंग हेल्दी इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल। सो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? देखो, देर इज़ नेवर अ रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग। आप हैरान होंगे कि आजकल 50, 60, 70 के एज के हम लोग, एज ग्रुप के लोग जिम में देखते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि लोगों को अब पता लग गया है। बिल्कुल। और आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम इन विमेन वी से, बिकॉज वो ऑस्टियोपोरोसिस को वो करता है, Yes, उसको yes, रिवर्स yes. करता है। बट आगे जाके जो हमारी मसल लॉस बहुत होता है आफ्टर 50 ईयर्स, फॉर इनफैक्ट 30 ईयर्स के बाद ही हमारा मसल स्टार्ट्स लूजिंग इट्स टोन। और जो आगे जाके जो हम देखते हैं 50 प्लस लोग गिर जाते हैं, बुजुर्ग लोग 60-70s में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, इट इज़ नॉट सो मच फॉर बिकॉज ऑफ वीक बोन्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ वीक मसल्स। तो अब लोगों को ये पता लग रहा है कि भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। And I see a lot of people who have started strength training after 45-50 years and they are in very very good shape. और ये आपकी longevity, आपकी लाइफ की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस को, वो आपको उसको डिले कर सकता है। एक रील देखी थी मैंने ना इंस्टाग्राम पे कि ऑर्थोपेडिशियन सर्जन जो है वो हथौड़े मार रहा है। हाँ क्या जी, ऐसा सच में होता है? बिल्कुल होता है जी। आप मुझे, मतलब कोई अगर आए हमारे ओटी में तो उसको लगेगा कि हम एक कार कहते हैं, इट्स अ स्किल्ड कारपेंट्री। कारपेंट्री। मुझे तो कभी कभी लगता है पेशेंट ये ना कहे डॉक्टर साहब मेरे घर का दरवाजा फिक्स कर देना आफ्टर माय सर्जरी, क्योंकि हमारे टूल्स बिल्कुल कारपेंट्री वाले होते हैं। अच्छा। हमारे ड्रिल्स होते हैं, हमारे Okay. हैमर्स होते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं जो फिक्स करने के लिए। तो इट इज़ ऑफ कोर्स अ स्किल्ड कार, आई विल नॉट से इट्स अ स्किल्ड कारपेंट्री, इट्स अ क्राफ्ट्समैनशिप। ओके। तो जैसे मैं तभी इसको कहता हूँ, जैसे लोगों का ओटी इज़ थिएटर है ना, सो ये मेरा एक थिएटर है, मेरा एक स्टूडियो है। जैसे आप लोगों का स्टूडियो है जहाँ आप ये सब रिकॉर्ड करें, मेरा एक स्टूडियो है ओटी, ओके। जहाँ पे हम वी वर्क ऑन ब्रोकन बोन। जैसे एक जिक्सॉ पजल है, मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि ब्लॉक्स बनाना और जिक्सॉ पजल्स करना, अपने हैंड स्किल। और सर्जन का यही एक मज़ा है कि वो अपना हैंड स्किल यूज़ करता है। सो वो एक आर्ट है, एंड एवरी टाइम यू फिक्स बोन, एवरी केस इज इंडिविजुअल। आप देखिए, अगर ये कप पड़ा है, अगर मैं इस कप को फेंकूंगा नीचे, तो हर बार ये अलग तरीके से टूटेगा, और उसको फिक्स करना एक अलग आर्ट है। सो इसलिए ऑर्थोपेडिक्स में जो ट्रॉमा है, फ्रैक्चर फिक्सेशन, ये एक आर्ट है। तो ये वो मेरा स्टूडियो है, मेरा क्राफ्ट्समैनशिप है, जहाँ पे आई कैन से वी प्ले गॉड। Yes, sir. ऑफ कोर्स Sir. गॉड इज सुप्रीम, बट हम एक तरह का, हम नेचर के अगेंस्ट जाके जो नेचर ने ख़राब किया, हम उसको ठीक करते हैं। सर आज ही ना एलन मस्क की हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी कि आने वाले 10-15 साल में इंसान को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एआई जो है वो सारी जगह मतलब आ जाएगा और हर चीज़ पे ओवरटेक कर लेगा। या मैंने देखा तो था। हाँ, मुझे लगता है आप लोग तो बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि आपका टैलेंट तो कोई नहीं छीन सकता ना। नहीं, बिल्कुल। आई फील यस, मेडिकल प्रोफेशन रिलेटिवली, बल्कि हमें एआई हेल्प कर रहा है। इट इज़ अ बिग टूल फॉर अस। जैसे आपने देखा हमारी सर्जरीज में अब रोबोटिक्स आ गए हैं, कंप्यूटर नेविगेशन, वो हमारे टूल्स हैं। दे कैन नेवर रिप्लेस अस।
कुछ फील्ड्स में एआई हैज़ टोटली रिप्लेस्ड द प्रोफेशंस, है ना, Many जैसे कंटेंट professions, yes, क्रिएटर sir. एंड ऑल। पर हमारे प्रोफेशन में इट हैज़ बिकम अ टूल जो हमारे रिजल्ट्स को और अच्छा कर रहा है, हमारे एरर्स कम कर रहा है। आफ्टर ऑल देखो, सर्जरी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर साइड, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, तो उसको हमारे को हेल्प कर रहा है कि हमारी कॉम्प्लिकेशंस मिनिमाइज हो, हमारी सर्जरी फास्टर हो, मोर इफेक्टिव हो, पेशेंट के रिजल्ट्स अच्छे हों, बट दे कैन नॉट रिप्लेस अस। अल्टीमेटली इट इज़ दीज 10 फिंगर्स एंड दिस हैंड्स एंड दिस आइज विच आर डूइंग द जॉब। सो हमें रिप्लेस नहीं करेगा, बट वो हमें हेल्प कर रहा है, एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में इट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर यूजफुल टू अस। एआई से आपको प्रॉब्लम्स भी तो होती हाँ, होंगी ना, this was mine कि also. जैसे लोग चैट जीपीटी से पढ़ के आ गए और फिर कहा कि डॉक्टर साहब मैंने तो ऐसे पढ़ा, फिर उस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हो? ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है हमारे प्रोफेशन का। आपको पता है, जैसे लोग पहले आते थे गूगल से सारा कुछ पढ़ के, हम कहते थे ना गूगल Yes, लर्न इट, बिल्कुल है ना। बिल्कुल. तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने गूगल में अपना पढ़ लिए हैं, डायग्नोसिस कर लिया है, मुझे बताओ ये है, जो कि एक बहुत ही इट इज़ अनफॉर्चुनेट थिंग, बिकॉज बहुत ही मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है और वो टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कहते हैं हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। अब विद चैट जीपीटी आप हैरान होंगे, लोग अपना पूरा डायग्नोसिस पढ़ के आते हैं, अपना ट्रीटमेंट पढ़ के आते हैं, एंड इट इज़ एज इफ़ दे आर कमिंग फॉर अ सेकेंड ओपिनियन। एंड यहाँ पे मैं आपके व्यूअर्स को वार्न करना चाहूँगा कि ये बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी अपने अंदर Spread लेके करते आते हैं, स्प्रेड हैं. होके आती है। लोग इंस्टा पे रील्स देखते हैं, मैंने ऐसी ऐसी रील्स देखी हैं जहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने बोला है कि द आइज़ आर कनेक्टेड टू द किडनीज एंड टंग इज़ कनेक्टेड टू द लिवर, एंड उनके फॉलोअर्स हैं। जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मैं बहुत डरता हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन कैन नॉट बी टेकन लाइटली। यस एक चीज़ और समझिएगा, जब ये चैट जीपीटी की जो आप नॉलेज लेते हैं, जब आप कुछ फीड करते हैं, वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है? वो भी जो वेब सर्चेस से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जो ये बिल्कुल। सब रील्स है, सब कुछ दे आर गोइंग इनटू दैट फीड। सो आपको काफ़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब अगर मैं कहूँ, अगर हेडेक कोई किसी को है, वो चैट जीपीटी में लाएगा, वो उसको बोन ट्यूमर, हेड ट्यूमर, ब्रेन बड़ी ट्यूमर भी चीज़ें बताएगा बताता है, एज वन ऑफ द बिल्कुल। डायग्नोसिस। यस सर। पर हमें मालूम है कि ये इसमें बहुत रेयर कॉम, तो इसीलिए चैट जीपीटी में इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, पर यू कैन नॉट फिल्टर इट, और कॉमन नॉन मेडिकल पर्सन उसको फिल्टर आउट नहीं कर सकता, और काफ़ी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन लेके हमारे पास आते हैं, और हमें फिर उनको करेक्ट करना पड़ता है विद ऑल ह्यूमिलिटी कि आप ये चीज़ें मत फॉलो करिए। आई वुड स्टिल सजेस्ट एवरीबडी, इट्स गुड, यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। आज की डेट में इग्नोरेंस इज़ नॉट ब्लिस, बिल्कुल। एवरीबडी शुड बी इन्फॉर्म्ड कि उसको क्या बीमारी है, बट टेक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, नॉट फ्रॉम दीज रील्स। ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको चैट से मिल जाएगा, बट नथिंग कैन रिप्लेस व्हाट एन ओपिनियन अ डॉक्टर कैन गिव यू, बिकॉज ही इज स्पीकिंग फ्रॉम हिज 10-15 years of his education and then of his experience, Yes, whereas he has seen 1,000-2,000 patients. Yes, sir. So please do not trust everything that you read, and अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करिए, फाइनल वर्ड शुड बी हिज। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी रिसेंटली पढ़ा था कि चैट जीपीटी की वजह से एक पेशेंट ने अपनी जान ही गंवा दी। तो बिल्कुल। बिल्कुल मैं हाँ। एग्री करता हूँ तो आपकी ये बात से बहुत ना। डेंजरस हो सकता है आने वाले Yes, टाइम sir. में, और यहाँ पे हमें कोई ना कोई फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बिल्कुल लोग लगना। अपना नुकसान ना करें। आपने पढ़ा पीछे सुसाइड्स हुए हैं कुछ बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। यस Yes, यस तो सर। ये इन्फॉर्मेशन इट कैन नॉट रिप्लेस अ ह्यूमन इंटरफेस। ये जैसे मैंने बोला, ये जो एआई है, चैट जी हमारा टूल है, ठीक है, इसको हमें अपना मास्टर नहीं बनने देना। Yes, sir. So, is there any incident that happens with you because of AI? आपका कोई पेशेंट आया हो जिसने इस तरीके से रिएक्ट किया हो? डेफिनेटली मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपने ये मेडिकेशन लेना है, आपको ये प्रॉब्लम है, डायग्नोस हुआ है, पर वो अपना ओपिनियन तो ले लेते हैं, बट बिकॉज दे वांट, आजकल क्यूरियोसिटी तो हर किसी को है, उन्होंने एक गलत मेडिकेशन पे शुरू करके उनकी किडनीज ख़राब हुई, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन ली, उनके मल्टीपल अल्सर्स हो गए, किडनीज इश्यूज़ हुई हैं। तो मैंने ऐसे एक नहीं, मैंने कई केसेस देखे हैं। तो मैं अगेन यही वार्न करना चाहूँगा और एडवाइस करना चाहूँगा कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन में मत पड़िए, डेफिनेटली इन्फॉर्म होके आइए, बट जो डॉक्टर कहता है उसकी बात सुनिए। बिल्कुल। एंड जो इंस्टा पे है वो तो इट इज़ शॉकिंग कि हम क्या क्या देखते हैं। एवरीबडी इज़ अ डॉक्टर। इन हमारी कंट्री की ट्रेजेडी ये, इवन बिफोर पहले भी ऐसे होता था कि मेरे पास पेशेंट आते थे कि डॉक्टर साहब हमने सुना है ये सर्जरी कामयाब नहीं हुई। कि सुना किससे है भाई? आपस में लेडीज़ ने बात की है। तो मैं उनको कहता हूँ आप डॉक्टर की सुनिए ना, है ना। सो हमारी कंट्री की ट्रेजेडी है कि बाहर हर कोई डॉक्टर है, पर अब चैट जीपीटी आने के हिसाब से तो एवरीबडी इज़ आई थिंक अ सर्जन ऑल्सो। यस सर। अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट केस कौन सा रहा है? दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत से केसेस रहे हैं, मैं उनको वर्स नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा देवर स्केरी केसेस। जैसे कि अगर मेरे पास एक याद है, एक पेशेंट यंग लड़का था, उसकी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, पूरी लिम्ब, मतलब एक साइड के आर्म, ह्यूमरस, एल्बो।
तो ये हम सुबह से लगे ऑलमोस्ट हमें 1.5 दिन, मतलब हम बीच में ब्रेक लिया पर ऑलमोस्ट 24 आवर्स में हमने उसके सारे फ्रैक्चर्स फिक्स किए, कुछ कॉम्प्लिकेशन। यंग लड़का था तो मुझे ये भी था कि और आगे जाके उसने अपना करियर बनाना है। एक टाइम पे तो लगा कि वी माइट लूज हिज लिम्ब ऑल्सो। तो वो चैलेंजेस आते हैं, हम करते तो हैं, वी आर ऑलवेज हैव प्रेयर्स ऑन आवर लिप्स और कि हमारे हाथ गाइड हों। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, टफ। ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां हमने 18 20 घंटे की सर्जरी की और होप किया है। नॉट ऑल ऑफ देम गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, पर वो इनिशियली बहुत स्केरी होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं। एक चीज़ देखो, इस प्रोफेशन में आपको बहुत फ्री में मिलता है और थोक में मिलता है, वो है स्ट्रेस। So this is a very stressful, as a surgeon, ये समझना बहुत ज़रूरी है, anybody who is opting for a surgery profession, कि आपको it's a very stressful thing. So you should be able to cope with stress. Stress से cope करना बहुत ज़रूरी है। तो it does get you down sometimes, डर लगता है, even we are humans, है ना। So everything does not go to the plan, but वो फिर end of the day जब वो सर्जरी ठीक होती है, पेशेंट कुछ महीनों के बाद, that guy, लड़का जो है अब वो दुबई में जॉब कर रहा है और पीछे मुझे मिलने आया। So when I operated he was 18 years old, now he is 34 35। तो जब वो चल के आया, वो जो सेटिस्फैक्शन और वो जो ग्रैटिट्यूड आपको जो फील होता है और जो आपको एक ब्लेसिंग मिलती है, वो अनपैरेलल्ड है। वो आपके सारे स्ट्रेस को दूर कर देता है। और यही मैं एक इस प्रोफेशन का ना एक और चीज़ जो विच हैज़ अवेकन्ड इन मी इज़ ग्रैटिट्यूड, जो मैंने वर्ड अभी यूज़ किया, कि जब आप ऐसे केसेस देखते हो, जब आप देखते हो कि आपकी बॉडी में कितना कुछ मैकेनिज्म चल रहा है एंड यू आर एबल टू सेट इट राइट, या आप जस्ट द मिरेकल्स ऑफ हाउ बॉडीज फंक्शन। सो एक इमोशंस जो आपके अंदर, जो मैं कहूँगा बिफोर प्रोफेशन ज्वाइन करने से और आफ्टर प्रोफेशन, इज़ ग्रैटिट्यूड, कि यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट्स गोइंग राइट एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू कुड डू राइट, जो कुछ गलत हो। जब ऐसी सर्जरी सक्सेस हो जाती है तो ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी तो लगता है जैसे अपुंची भगवान है? हाँ, नहीं, आई नो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू कीप योर हेड डाउन, बिकॉज लाइफ में ना बड़े सारे मौके ऐसे भी आते हैं जब आपको फिर ज़मीन पे फेंका जाता है। सो ठीक है, इट फील्स गुड। हाँ, मैंने जैसे बोला, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कि जी ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज़ नॉट लाइक अ डिलीवरी, यू नो, जैसे मुबारक हो जी लड़का हुआ है ना, सब मदर भी खुश बेटा। हमारे रिजल्ट्स को आने में 3-4 महीने लगते हैं, इन्फेक्शन ना हो, जब इन्फेक्शन हो जाती है तब भी हम थोड़ा सा फिक्र करते हैं। तो बहुत सारे हमारे मोड आते हैं इस हीलिंग प्रोसेस में। हम पेशेंट को ये कहते हैं कि हर मोड में हम आपके साथ हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि इट विल बी स्ट्रेट रोड, इट विल बी लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, विल बी विथ यू। सो इसलिए हम हमेशा अपने फिंगर्स क्रॉस, वी डू टू आवर बेस्ट। बट यू सेड कि जैसे हाँ, फीलिंग अच्छी होती है, आई विल नॉट से गॉड, बट फीलिंग अच्छी होती है जब सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से तो चलता इस टाइम पे आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? तो मेरा बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर, मैंने जैसे बोला, मेरा जिम है, मेरी एक्सरसाइज है, यही मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। एंड ऑफ कोर्स वेन एवर आई गेट टाइम, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, गो आउट, सोशलाइज। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आई थिंक एवरीबडी इन आवर प्रोफेशन एंड एवरी प्रोफेशन दो, कि आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट मेंटेन करना है, अपने लिए टाइम निकालना है। पर्सनल टाइम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो पर्सनल टाइम ही आपको प्रोफेशनली भी और ज़्यादा ग्रो करेगा और आपको फिट रखेगा। सो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली और सोशलाइज, मीट योर फ्रेंड्स। फ्रेंड सपोर्ट सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज आर एज एडवांसेस वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो उससे इग्नोर नहीं करना है एंड ट्राई टू बैलेंस इट आउट। यही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर एट माई एज, व्हेन आई एम रीचिंग क्रॉसिंग 50। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज हैज़ बीन विद मी, my go-to place is been my friends and my family और and spending ओटी time में with them. जाने से पहले हाँ जी, किस तरीके का माहौल होता है? उस टाइम काफ़ी सीरियसनेस हाँ होती बिल्कुल। होगी। ओटी डालने से पहले, हर सर्जरी से पहले आपको मैं एक बिहाइंड द सीन्स, अगर आपको मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, हम हर सर्जरी से पहले एक रात पहले हम उस सर्जरी के स्टेप्स अपने माइंड में करें। इवन आफ्टर सो मेनी, आई थिंक आई हैव मोर देन 10,000 सर्जरीज इन माई दिस Oh थिंग, my बट God. हर सर्जरी, आज भी हर सर्जरी से पहले हम रात को एक बार ज़रूर माइंड में उस सर्जरी के स्टेप्स हमारे माइंड में चलते हैं। सो वी आर थिंकिंग अबाउट इट, सो इट्स नॉट सो दैट के सेट। एंड ओटी में भी जाने से पहले वाइल हम स्क्रब करते हैं, हम 10-15 मिनट वी वॉश आवर हैंड्स and we are also praying to God and we are playing it in our mind, so it is working on our mind, we hope. Of course एक स्टेज पे आके आपका एक्सपीरियंस आ जाता है जहाँ पे वो टेक्स ओवर ऑटोमेटिकली, बट सर्जरी से एक रात पहले आपका माइंड स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दैट सर्जरी। एंड जब सर्जरी ख़त्म भी होती है, जब पेशेंट आप ओपीडी में आता है, हर बार आपको विजिट करता है और आप एक्सरे अपने व्यू बॉक्स पे रखते हो, अगेन यू आर प्रेइंग दैट एवरीथिंग गोज़ वेल। सो हर पेशेंट आपको काफ़ी सारा बैगेज दे के जाता है और हमें वो बैगेज एब्जॉर्ब करना आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आना चाहिए। तो यू टॉक अबाउट मेनी थिंग्स, लाइक आपने स्ट्रेस के बारे में बात की, आपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बात की। तो अभी कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे यूथ को बताना चाहो? कोई भी चीज़? मैं अगेन एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो 90% मैं अपनी प्रॉब्लम ओपीडी में
देखता हूँ जो इश्यूज़ हैं लोगों को, जॉइंट पेन्स की, बैक एकस की, और इवन मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, यंगस्टर्स कम टू मी विद, क्योंकि काफ़ी सारी आजकल बीमारियां आर नाउ साइकोसोमैटिक, इन द यस सेंस कि उनके बिल्कुल माइंड में देयर इज एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके कारण देयर आर एंड एक्चुअल फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं कि बैक जॉइंट पेन्स हो रही हैं, हार्म पेन हो रही है बिकॉज ऑफ सम मेंटल एंजाइटी एंड डिप्रेशन. सो लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम माइंड एंड मोर डिजीज़ का पता लगा. सो इसका मैं एक ही सबको एडवाइस करूँगा कि आप अपने बॉडी को ज़रूर टाइम दीजिए. अगर आप 1-1.5 घंटा अपनी बॉडी को नहीं देंगे तो वो आपको 23 आवर्स टाइम नहीं देगा. सो यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू मेन फिजिकली एक्टिव, एक हेल्दी डाइट रखिए, मॉडरेशन में हर चीज़ करिए. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मत खाइए वो मत खाइए, एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन. ठीक है, इवन यू वांट टू ड्रिंक इन मॉडरेशन. स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड जितना तक मैं एडवाइस कर सकूँ. ड्रिंकिंग इन एब्सोल्यूट मॉडरेशन, बट फिजिकल एक्सरसाइज और अपनी लाइफ को बैलेंस रखिए. क्योंकि जो मेंटली अगर आप डी स्ट्रेस रहेंगे और हैप्पी रहेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है कि जो लोग जनरली हैप्पी हैं, जो एक होता है ना, एक होते हैं जो थोड़ा अपने आप को फोर्स करके, एक होते हैं जो नेचुरली हैप्पी होते हैं, वो दे आर रिलेटिवली डिजीज़ फ्री. आप कभी अपने आसपास भी देखेंगे जो लोग जनरली हैप्पी रहते हैं, आई विल नॉट से कि उनको बीमारियां नहीं होती, बट उनके जो विजिट्स टू द हॉस्पिटल, उनको जो स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां नहीं होती नहीं है. होती यस सो द कॉमन डिनोमिनेटर इज़ कि आप हैप्पी रहें. चाहे वो आपको हैप्पीनेस एक कप चाय पीने में आ रही है, आपको थोड़ा कई बार गलत भी खा लेंगे, पर अगर आप खुश हैं उस खाना खाते हुए, या आप फ्रेंड्स के साथ बैठे अगर ड्रिंक भी ले रहे हैं, अगर आप खुश हैं तो आप काफ़ी सारी उसकी बेनिफिट्स ले रहे हैं. तो द डिनोमिनेटर, कोई फ़ायदा नहीं, आपके सामने एक बड़ा हेल्दी खाना पड़ा है पर आप ना खुश होकर खा रहे हैं, आप उसका बेनिफिट नहीं ले रहे. सो रिमेन हैप्पी, दैट इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर, एंड दैट कैन overcome 80% of your diseases. So we So can that is the say only thing. जो भी आपको खुशी Yes, रखती है, sir. जिसमें भी आप खुश होते हैं, वो जरूर करिए. we मैंने- can say that छोटी छोटी खुशियों जी, में हाँ, खुश बिल्कुल, होना चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. सो सर, आप हमें कोई भी बैक पेन या फिर जॉइंट पेन के लिए कुछ डाइट प्लान बता सकते हैं? देखो, डाइट प्लान ये भी एक पता है, बहुत कॉमन. एक पेशेंट मुझसे पूछते हैं जी मुझे बीमारी हुई, तो हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा. उनको सबसे ज़्यादा लगता है कि इस डॉक्टर ने जब तक ये नहीं बोला कि हम ये नहीं खा सकते, हम ये खा सकते हैं, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है. क्योंकि Yes, आयुर्वेद को दूसरे true. डॉक्टर्स बोलते हैं. पर लेट मी टेल यू, डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट. ठीक है, पर अगर मैं कहूँ कि आप ये खाएंगे तो आपको बैक पेन हो जाएगी, जॉइंट पेन्स हो जाएगी, ये खाएंगे तो नहीं होगी, दैट इज़ रॉन्ग. डाइट इज़ इंपॉर्टेंट एज टर्म्स ऑफ हेल्दी डाइट. विटामिन डी होना चाहिए आपकी. अगर हमें लेडीज़ की बात करूँ, बैक पेन का सबसे कॉमन कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उसमें हमें कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट होनी चाहिए, सनलाइट होना चाहिए. ठीक है, हमें सबको मालूम है लो फैट होना चाहिए, वी शुड नॉट. बट आई अगेन कम बैक टू इट कि डाइट से ज़्यादा इट इज़ द एक्सरसाइज पार्ट दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अपना पॉस्चर ठीक रखिए, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ दीजिए, और ऑफ कोर्स प्रोटीन ऑल्सो कैन नॉट बी इग्नोर्ड. हमारी इंडियन डाइट इज़ नॉर्मली वेरी वेरी कार्बोहाइड्रेट की तरफ टिल्ट होती है. हमें नेचुरली अपने आप को फोर्स करना है या कॉन्शियस रहना है कि हम उसमें प्रोटीन इंक्लूड करें. जितना आप प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप वो प्रोटीन डब्बे लीजिए या जो हाँ नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज लीजिए. अगर वो नहीं हो पूरा होता, देन ऑफ कोर्स एन ओकेजनल स्कूप ऑफ वे प्रोटीन इज़ फाइन. बट प्रोटीन अपना डाइट में बढ़ाइए, कैल्शियम बढ़ाइए, विटामिन डी ज़रूर लीजिए, जो आपके नेचुरल सप्लीमेंट्स. अगर आप ये सब लेंगे और हेल्दी डाइट एंड लाइक आई सेड मॉडरेशन में करेंगे, कंबाइंड विद फिजिकल एक्सरसाइज and a happy state of mind, this is, I think, is a very wholesome way of going ahead in your life. सो देयर इज़ अ सेइंग कि प्रोटीन को लेने का बेस्ट टाइम होता है नाइट में, हमें प्रोटीन इंटेक करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन वर्क्स ऑन रीजनरेशन. सो इज इट ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है जी. अच्छा. दैट्स अ वेरी बिग मिथ. आपकी प्रोटीन जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है. तो अगर जो लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं दे कैन गो अप टिल 1.5. सो अगर आप हमारी डाइट अगर आप अपनी कैलकुलेट करेंगे, वी नेवर गो बियॉन्ड 0.5. हाँ, हमारी डाइट इतनी प्रोटीन डेफिशिएंट है. सो टोटल हमेशा इट इज़ द टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन द डे, कि हम कहीं जिम के एकदम बाद डब्बा लेना प्रोटीन या पहले लेना, दैट इज़ इमटेरियल. इट इज़ अल्टीमेटली, आप अगर मोटे भी होते हैं तो अगर आपका टोटल कैलोरी सरप्लस है, वो आप यू विल गेन वेट इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कब खा रहे हैं. और आपको टोटल कैलोरी डेफिसिट है, आप वेट लूज़ करेंगे. अगर आप अपनी टोटल दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट में चल, ऑफ कोर्स इट इज़ गुड टू बी डिवाइडेड, बिकॉज एकदम से अगर आप बहुत सारा प्रोटीन लेंगे तो आपको स्टमक अपसेट हो सकता है. बट टोटल अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरे दिन की मीट हो रही है, विच इज़ 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, you are doing well. दिस कैन हेल्प मेनी पीपल. Yeah, absolutely. Yes, sir. Everybody should pick, and it's not कि नॉन वेज सिर्फ सोचते हैं, वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज भी बहुत हैं. नॉन वेज को तो खैर बहुत ऑप्शंस हैं, चिकन, मटन, बट वेज सोर्सेज भी बहुत हैं. सोयाबीन लीजिए,
सोया इज़ गुड है ना, एंड टोफू इज़ वेरी नाइस. आप एग्स अगर खा सकते हैं, आजकल लॉट ऑफ वेजिटेरियन ईट एग्स एंड ब्रोकली, एंड प्लांट प्रोटीन्स भी बहुत सारी हैं, बट अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करिए. सर आपने अभी सोयाबीन की बात की, तो जी. इज इट मिथ और ट्रू कि सोयाबीन से जो होता है वो फीमेल हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं? देखिए ऐसा फूड सोयाबीन में फाइटोस्ट्रोजेंस होते हैं विच इज़ गॉट अ फीमेल हार्मोन, पर बहुत एक्सेस में लेने से ही वो आपको इम्पैक्ट करेगा. सो मेल्स जो कहते हैं कि हमें सोया नहीं खाना, हाँ सोया शुड बी अवॉइड इन पीपल हु हैव थायराइड इश्यूज, जिनको थायराइड है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मॉडरेट अमाउंट में खाएंगे तो ये बहुत एक्सेस में खाएंगे, सो येस इट कैन इम्पैक्ट योर ईस्ट्रोजन लेवल्स, बट इतने लेवल हाई में हम खाते नहीं हैं यूजुअली. सो सोया से इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी जो एसिमिलेशन है जो बॉडी के अंदर बहुत हाई है. So even better than eggs. So egg is of course a complete protein. I think egg से ऊपर कुछ नहीं है, बट आप सोया को भी वेजिटेरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन्स का. और सर एक और चीज़, एग का मतलब ये मिथ है कि मतलब ट्रू है, एग को हम वेजिटेरियन कंसीडर करें या नॉन वेजिटेरियन कंसीडर करें? ये तो आई थिंक nobody will be able to sort out. Of course अगर हम scientifically technically जाएं Yes, तो sir. definitely egg is a vegetarian because it is an unfertilized egg. Yes, sir. है ना? Unfertilized, yes, And sir. what we say non-vegetarian, जो मेरी समझ है कि which is going to give birth or which Birth is a to live some- birth. yes, sir. Yes, So sir. this egg that we eat is not going to give a live birth to a hen or a chicken. So इसीलिए this is according to me scientifically technically a vegetarian. I'm sure बहुत लोग इससे differ करेंगे, पर ये मेरा ओपिनियन है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वेज और नॉन वेज एग से ऊपर कोई कंप्लीट प्रोटीन नहीं है. एंड एक चीज़ और समझना है, इट इज़ रिलेटिवली एन अनएडल्ट्रेबल प्रोटीन. एक ये सॉल्ट है ठीक है, बस इसके अंदर हम बहुत कुछ बाहर से फिल नहीं कर सकते. जैसे हमने सुना है फ्रूट्स में वो इंजेक्शंस लगा देते हैं इवन तो रिलेटिवली एग इज़ हाँ में आपकी जो इंटरफेरेंस है कम है. सर अभी आपने स्ट्रेस की बात की कि स्ट्रेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो स्ट्रेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इंसान को? प्रमोद आप हैरान होंगे कि कितनी स्टडीज़ आ रही हैं कि स्ट्रेस. देखो अभी तक हमें ये तो मालूम था कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज़ होता है, शुगर के वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है. अभी तक हमने ये नहीं प्रूव कर पाए थे कि जो स्ट्रेस है वो माइक्रो सेलुलर लेवल पे क्या कर रहा है जो आपके बॉडी को डैमेज कर. हम बोलते थे स्ट्रेस इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर, हम बोलते थे कि भी हार्ट डिजीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस फैक्टर इज़ अ पार्टर, पर उसको हमने कन्वर्ट नहीं कर पाए थे पेशेंट को समझाना कि जैसे स्मोकिंग में तो हम बोलते हैं कि वेसल्स नैरो हो गई और डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल से आपके वेसल्स ब्लॉक हो रहे हैं, पर एक्चुअली स्ट्रेस करता क्या है. सो स्ट्रेस से क्या होता है, आपके कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और उसके कारण वेराइटी ऑफ इश्यूज हो सकती हैं. जैसे मैंने बोला इवन सो मच हो कि आपकी फिजिकल एलिमेंट्स भी लाइक बैक एक, नेक पेन, ये तो है ही है. बात करते हैं अबाउट लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज, बट यू विल बी सरप्राइज लॉट ऑफ कैंसर्स नाउ, especially the stomach cancers and GI cancers have been related to stress. Stress has become one of the biggest risk factors. So heart disease के लिए तो वो था ही एक risk factor even for cancers. And stress से आप कोई भी बीमारी को आप precipitate कर सकते हैं. हमारे एक orthopedic में एक प्रॉब्लम होती है फाइब्रोमैल्जिया, जो वाइड स्प्रेड पेन होता है आपको बैक में, नेक में, और उसका मेन कारण ही स्ट्रेस देखा गया है. सो स्ट्रेस कैन कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज and as big as small as muscle ache and body aches and as big as heart diseases and cancer. So स्ट्रेस से हम जितना बच सकें, और मोर एंड मोर डिजीज़ का अब जो इटियोलॉजी है वो साइकोसोमैटिक एंड अल्टीमेटली स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर जाके रुक रहा है. सो वी कैन से कि स्ट्रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल काफ़ी लोगों का सारी इफेक्ट हो रहा है. बीमारियां, इवन स्ट्रेस से डायबिटीज़, इट कैन ऑल्सो कॉज डायबिटीज़. सो काफ़ी सारी बीमारियां कैन बी ट्रिगर्ड ऑफ बाय स्ट्रेस. सो वी शुड डू मेडिटेशन. या एनी काइंड ऑफ de-stressing, चाहे आपको योगा जैसे आपने बोला, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इवन सोशलाइजिंग, एनी फॉर्म ऑफ de-stressing इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू आर अ स्पाइन सर्जन, तो आपको काफ़ी सारी मिथ्स भी उसके बारे में पता होंगी. जैसे लोग कहते हैं कि इफ़ यू हैव पेन इन योर बैक, इन योर जॉइंट्स, देन यू हैव टू डू रेस्ट. तो इज़ इट गुड टू डू रेस्ट? सो ये अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा नंदी, कि जो बैक पेन के बारे में एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा था कि अगर किसी को सिवियर बैक पेन है तो बेड रेस्ट करो. एंड नाउ देयर हैव बीन इनफ स्टडीज टू प्रूव कि पीपल हु एक्सरसाइज रिकवर मच फास्टर देन पीपल जो बेड रेस्ट करते हैं. सो अनलेस हाँ आपको बहुत एक्यूट स्लिप डिस्क हुई है जहाँ पे हम कहते हैं भाई आप 4-5 दिन का बेड रेस्ट करो ताकि आपका पेन सेटल हो जाए, पर उसके बाद आप अपना फिजियोथेरेपी जाके एक्सरसाइज शुरू करो. और जब हम एक्सरसाइज कहते हैं, हम दो तरह की एक्सरसाइज कहते हैं. एक तो हम कहते हैं जो फिजियोथेरेपी के मॉनिटर्ड एक्सरसाइज जो बैक स्ट्रेंथनिंग, एक है जो ओवरऑल एक्सरसाइज कर रहा है लाइक वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो आपका वेट लॉस, मसल टोनिंग करेगा. सो पीपल हु एक्सरसाइज
मैं फिर कहना चाहूँगा पीपल हु एक्सरसाइज रिकवर मच फास्टर देन पीपल हु आर ऑन बेड रेस्ट। तो ये मिथ अपने हटा दीजिए कि आपको बैक पेन में बेड रेस्ट इज़ द आंसर। और ये भी मैं ज़रूर अपने आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर सिंपल बैक पेन हुई है, स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन, जैसे गए आपने कोई वेट उठाया, आपको 3 सीवियर बैक पेन हुई, तो आप 4-5 दिन का रेस्ट करके पर आप अपना मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं। आप खुद भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं थोड़ा हॉट फोमेंटेशन करके। पर अगर आपकी बैक पेन लेग में जा रही है, तो अगर आपको लगे कि बैक से पेन रेडिएट कर रही है लेग में, या नमनेस आ रही है, कोई वीकनेस आ रही है, देन यू शुड इमीडिएटली गो टू योर स्पाइन सर्जन और उसको इन्वेस्टिगेट कराइए, चाहे वो एक्सरे या एमआरआई। सो अगर आपका बैक पेन इज परसिस्टिंग मोर देन 5 to 7 days, या आपका पेन लेग में जा रहा है, देन डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, एंड उसके बाद आप ज़रूर स्पेशलिस्ट के पास जाके उसका ओपिनियन और ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए। ओके सर। सो अभी आपने कुछ पॉइंटर्स तो हमें बता दिए, इसके अलावा कुछ और पॉइंटर्स भी ऐसे होंगे जब हमें ये पता चलेगा कि हमें अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? हाँ, ऑर्थोपेडिकली मैं बोलूँ, जैसे बैक पेन में तो मैंने आपको बोला, अगर पेन बहुत सिवियर है, आपका लेग में जा रहा है, नमनेस है और 5-7 दिन से, पर कोई भी इंजरी आपकी है, जैसे अगर आपको कोई चोट लगती है, इनिशियली आपको, ये भी एक बहुत बड़ा लोगों को मिथ है कि जब वो चोट लगती है उसमें वो गर्म पानी का सेक करते हैं। तो मैं एक ही आपके व्यूअर्स को इस मौके पे बताना चाहूँगा कि आइसिंग वर्क्स बेस्ट। जब भी कभी चोट लगे आपको, भगवान ना करे कोई स्ट्रेन्स हो, सो वी कॉल इट द राइस ट्रीटमेंट, रेस्ट, इमोबिलाइज, कोल्ड कंप्रेस, एलिवेट। आप 4-5 दिन तक उसका ट्रीटमेंट अपने आप कर सकते हैं, उसको आइसिंग करके, एलिवेट करके। बट अगर आपका पेन ज़्यादा है, आपकी स्वेलिंग पेन बढ़ रही है, और स्पेशली अगर जहाँ आपको सस्पेक्ट है कि कोई बोन का फ्रैक्चर है, बिकॉज बहुत सारी इंजरीज में हमारे पास निगलेक्ट होकर आती हैं। सो अगर 2-3 दिन में आपके सिम्टम्स नहीं जा रहे, आप ज़रूर अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए और एक्सरे कराइए, एमआरआई जो भी है, अपने आप सेल्फ मेडिकेट मत करिए। सर, इज सर्वाइकल इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक? Yes, cervical spondylosis होता है। Cervical is actually another name for neck. The full word is cervical spondylosis, जो एक नॉर्मल डीजनरेशन होता है, या सर्वाइकल स्ट्रेन जो पोस्चर। बिकॉज देखो, हम बहुत देर तक आजकल, मोबाइल इज़ बिकम अगेन अ वेरी बिग कर्स, कि हम सारा दिन ऐसे नीचे देख के अपना काम करते हैं, चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या हम मोबाइल को ऐसे रख के अपना शोल्डर रखते हैं। तो नेक पेन हैज़ बिकम अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, बेसिकली बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड लुकिंग डाउन टू मच। सो जब यंग होता है तो उसमें हम उसको कहते हैं सर्वाइकल स्ट्रेन है, स्पैज़म है, पॉस्चरल है। जब थोड़ा सा मिडिल एज के बाद तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप नीचे देख के काम मत करें। अपना जो भी मोबाइल, बुक, कुछ भी पकड़ना है, होल्ड इट अप, वर्क एट अ चिन लेवल, डोंट लुक डाउन। ट्रेन योरसेल्फ कि आप आंखें नीचे करके, या वो आजकल डेस्क आ गया जिसको हम ऊपर कर सकते हैं, ताकि आप आंखें नीचे करिए, पर चिन को नीचे ला के अगर आप बहुत देर काम करेंगे तो आपका पॉस्चर ख़राब होगा, और आपके लिए वो सारी उम्र फिर आपका नेक तंग करेगा। सो इसलिए ट्राई टू वर्क एट एन आई लेवल, गेट योर वर्क स्टेशन एट हाई लेवल, एंड अपना आइज के पास पास रखने की रखिए और कोशिश चिन को ज़्यादा नीचे झुका के काम ओके। करिए। एंड इज इट रिलेटेड टू माइग्रेन? यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सर्वाइकोजेनिक हेडेक एंड माइग्रेन। जो नेक का पेन है वो भी ऊपर तक जा सकता है। ऑफ कोर्स माइग्रेन का पेन भी नेक में आ सकता है। तो दोनों अलग अलग है, बट देयर इज एन ओवरलैप। सो सर्वाइकल का जो नेक का पेन है वो ऊपर हेड तक जा सकता है, एंड इट कैन मिमिक अ पेन लाइक माइग्रेन। एंड हाउ कैन वी डील इट? जस्ट बाय लाइक पुटिंग या तो वो इनिशियली होता है मसल लैक्सेंट हम देते हैं, पॉस्चरल करेक्शन, थोड़ा हॉट फोमेंटेशन और फिजियोथेरेपी। 90% ये पेन इसी से ठीक हो जाता है विद ग्रेजुअल फिजियोथेरेपी। हाँ, अगर आपका नेक पेन आर्म में जा रहा है, जैसे मैंने बोला बैक पेन आपका लेग में जाएगा जिसे हम शियाटिका कहते हैं, अगर आपका नेक पेन आर्म में जा रहा है, या हाथों में नमनेस, टिंगलिंग है, या चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर आपको अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। एंड सर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन आफ्टर सर्जरी? बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखो, हम कोई भी अगर सर्जरी करते हैं, बिकॉज आई एम अ स्पाइन सर्जन, हम स्पाइन, एंड लेट मी टेल योर व्यूअर्स कि 95% पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम स्लिप डिस्क डायग्नोज करते हैं ऑन एन एमआरआई, हम 95% में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी, मसल एक्सेंट और फिजियोथेरेपी से ही ठीक करते हैं। जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 5% में सर्जरी की ज़रूरत होती है, एंड अगर ज़रूरत हो तो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल, प्रिडिक्टेबल। आजकल स्पाइन सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं, वेरी गुड रिजल्ट्स। पर आपने बात पूछी फिजियोथेरेपी की, तो हम सर्जरी के पहले भी फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं, मोस्ट ऑफ देम 95%। और जो सर्जरी के बाद भी, जब वंस पेशेंट इज आउट ऑफ द इनिशियल पीरियड, हम उसको एक्सरसाइज शुरू कराते हैं। तो फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक का तो चोली दामन का साथ है। अगर हमने कोई फ्रैक्चर भी फिक्स किया है, तो अगर हम उसको फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे तो जॉइंट स्टिफ हो जाएगा। Okay, तो हड्डी तो जुड़ जाएगी, पर कोई फ़ायदा नहीं अगर हड्डी जुड़ गई पर जॉइंट स्टिफ हो गया। तो आफ्टर सर्जरी एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ज़रूरी नहीं कि पेशेंट हर बार थोड़ी देर के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके
एक बार वो गाइडेंस लेके फिर वो अपने आप भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक है कि जी हमें फिजियोथेरेपिस्ट के बाद 2-3, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ नी रिप्लेसमेंट्स एंड, तो लोगों को ये डर होता है कि जी हमें 2-2 महीने 3 महीने फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। हाँ, इनिशियली फ्यू वीक्स इट्स गुड आइडिया, पर अल्टीमेटली एक्सरसाइज तो खुद ही करनी है। सर, एज यू आर अ फिटनेस कंसल्टेंट ऑल्सो, तो आप जिम के काफ़ी फ्रीक हैं, जिम फ्रीक कह सकते हैं आपको। सो कैन यू से एनीथिंग, कैन यू शेयर एनी इंसिडेंट्स अबाउट जिम प्रॉब्लम्स या फिर जिन के कोई इंसिडेंट्स? बिफोर आपने मेरे से पूछा कि जिम इन इंजरीज पर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था कि एक बार मेरे को कोई फ्रेंड था, ही डिडंट नो कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो वो मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे। जब उसको पता लगा कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो उसने कहा सर आप डॉक्टर भी हैं, सर्जन भी हैं और जिम भी करते हैं। कहते वही बात हुई कि ड्राइवर भी है और मैकेनिक भी हैं। Very सो एनीवे, बिसाइड्स दैट, तो मुझे डेफिनेटली जिम रिलेटेड इंजरीज बहुत आती है, और सबसे कॉमन आता है जो बैक की इंजरीज आती है, जो स्पेशली अगर जब हम स्क्वाट्स लगाते हैं, डेड लिफ्ट लगाते हैं, उसमें जब हम रॉन्ग पोस्चर पे एकदम से स्पाइन को झुका लेते हैं, इंस्टेड ऑफ बेंडिंग नीज हमारी बैक झुक जाती है, तो स्लिप डिस्क के चांसेस बहुत होते हैं। सो लॉट ऑफ इंजरीज जो बैक की आती है, इट इज़ आफ्टर स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट, जो इनकरेक्ट वे से किया जाता है। सो लाइक आई सेड, जिम इज़ अ टू एज स्वॉर्ड, आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स को ठीक भी करता है पर कुछ ट्रिगर ऑफ भी करता है। सो ये एक्सरसाइज एक बहुत डेंजरस एक्सरसाइज है अगर ठीक से ना की जाए, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट खासकर। सो ये प्लस शोल्डर की इंजरीज बहुत कॉमन है, जो भी जिम करता है उसको एक आध बार या दिन में लाइफ में 2-3 बार रोटेटर कफ इंजरी ज़रूर होती है, तो उसको हम मैनेज करते हैं। उसमें मैं यही कहता हूँ कि आप थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, आइसिंग करिए, और वो थेराबैंड के साथ एक्सरसाइज, रोटेटर कफ एक्सरसाइज करके फिर बाकी एक्सरसाइज बंद मत करिए। ये एक बहुत बड़ा अगेन मिथ है कि जब आपको इंजरी हुई है आप जिम को बंद कर दो, एंड 2-2 3-3 महीने पीपल क्लोज द जिम की भी हम हमारे को इंजरी हुई है, उससे जो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। थोड़ा सा ज़रूर गैप लीजिए, उस चीज़ को, इंजरी को रिकवर होने दीजिए, बाकी मसल ग्रुप करिए, बट डोंट स्टॉप एक्सरसाइजिंग। दैट इज़ माई टेक होम मैसेज टू योर व्यूअर्स। बट येस, शोल्डर इंजरीज एंड बैक इंजरीज ये सबसे कॉमन मेरे को जिम में जिम आती रिलेटेड है। इंजरी। ऑफ कोर्स देयर आर सम माइनर प्रॉब्लम लाइक टेनिस एल्बो, रिस्ट इश्यूज, वो सब हैंडल हो जाती है। और सर क्या गलत एक्सरसाइज करने से कोई परमानेंट इंजरी भी हो सकती है? यूजुअली नहीं होती है। यूजुअली आजकल बहुत ही साइंटिफिक माहौल है, ट्रेनर्स हैं जिम में, वो आपको गाइड भी करते हैं, एंड पीपल अवेयरनेस बहुत है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी जो माइलस्टोन्स खुद सेट करिए। ये मत देखिए कि आप जिम में गए, साथ वाला इज़ साथ डूइंग वाला वेरी वेरी हैवी Yes, वेट, तो एकदम से बिल्कुल। आप उस पे मत इन्फ्लुएंस होइए। अपने माइलस्टोन्स खुद सेट करिए, यस सर। प्रॉपर वार्म अप करिए, जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब विंटर्स आ रहे हैं, लोगों की बॉडी वार्म्ड अप नहीं होती, एंड चाहे आप सुबह करो या शाम को वर्कआउट करो, डजेंट मैटर, पर वार्म अप करिए, और जिम के बाद एक एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन करिए। थोड़ा सा एक टाइम 10 मिनट पहले और बाद में दीजिए, एंड सेट योर ओन माइलस्टोन्स, गो ग्रेजुअली, एंड यूजुअली अगर आप इसको स्मार्टली करें, कोई परमानेंट इंजरी होने के गॉड फॉरबिड ऐसे तो नहीं चांसेस हैं। So thank you so much, sir, for coming here and sharing very interesting facts about gym, about our lifestyle, and many diseases also. So thank you so much for joining us. थैंक यू सो मच नंदी, थैंक यू प्रमोद, और आपने Thank मुझे you, sir. मौका दिया। गॉड ब्लेस यू गाइज, एंड लीव अ वेरी वेरी हेल्दी हैप्पी लाइफ। Thank you, sir.
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली पढ़ा था कि चैट जीपीटी की वजह से एक पेशेंट ने अपनी जान ही गंवा दी। तो हम स्मोकिंग की बात करते हैं, उसमें कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लॉन्ग सिटिंग से इतने हेल्थ हैजर्ड्स हैं, आपको हार्ट इशू है, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, बैक पेन है। जब ऐसी सर्जरी सक्सेस हो जाती है तो ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी तो लगता है जैसे अपुंची भगवान है। सो वी कैन से कि स्ट्रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल काफ़ी लोगों का सारी इफेक्ट हो रहा है। बीमारियां, इवन स्ट्रेस से डायबिटीज़, इट कैन ऑल्सो कॉज डायबिटीज़। सो काफ़ी सारी बीमारियां कैन बी ट्रिगर्ड ऑफ बाय स्ट्रेस। ताकि आप आंखें नीचे करिए, पर चिन को नीचे लाके अगर आप बहुत देर काम करेंगे तो आपका पॉस्चर खराब होगा और आपके लिए वो सारी उम्र फिर आपका नेक तंग करेगा। सो इस और सबसे कॉमन आता है जो बैक की इंजरीज आती है, जो स्पेशली अगर जब हम स्क्वाट्स लगाते हैं, डेड लिफ्ट लगाते हैं, उसमें जब हम रॉन्ग पोस्चर पे एकदम से स्पाइन को झुका लेते हैं, इंस्टेड ऑफ बेंडिंग नीज हमारी बैक झुक जाती है, तो स्लिप डिस्क के चांसेस बहुत होते हैं। सो